हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्रिटिकल पाथ जो है वो फाइंड आउट करना है। इसमें हमें एक प्रोजेक्ट नेटवर्क दिया हुआ है। द नंबर अबव ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट इट्स नॉर्मल ड्यूरेशन। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी के ऊपर जो दिया हुआ है ये नॉर्मल ड्यूरेशन है इन डेज। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि क्रिटिकल पाथ जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन वाइज, मतलब कि जितना टाइम लगेगा उस पाथ में सबसे मैक्सिमम टाइम आएगा। यहाँ पे जितना भी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे इन डेज, उसमें मैक्सिमम टाइम जिस पाथ में आएगा वो क्रिटिकल पाथ होगा। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से हम सारे पाथ का टाइम कैलकुलेट करेंगे और जो मैक्सिमम होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। और इसमें मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जैसे ये हमारा इनिशियल इवेंट है यहाँ पे और ये फाइनल इवेंट है। ये जो इवेंट्स है ना ये यहाँ पे होने चाहिए, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी से ही उसको स्टार्ट होना है और फाइनल एक्टिविटी जो है उसी पे उसको एंड होना है। ये नहीं कर सकते कि हम बीच में कहीं से स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो कॉमन सी बात है बट फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब ये 1 और 2, ठीक है, सबसे पहले 1 से 2 जो एक्टिविटी है ये है, इसका ड्यूरेशन आ गया 1। ठीक है, फिर 2 से 3 जो हमारे पास एक्टिविटी है इसका ड्यूरेशन आ गया 2, ये आ गया 2। 2 और 3 से 6 जो एक्टिविटी है इसका ड्यूरेशन 4 हो गया। 6 to 7, 6 to 7 8, ठीक है, इसका ड्यूरेशन 8 है। 7 to 8 जो है उसमें ड्यूरेशन आ गया 10, मतलब इसकी ड्यूरेशन होगी 1 + 2 + 4 + 8 + 10। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। इसके बाद जो हमारे पास बात है 1 से 2 जो एक्टिविटी है यहाँ पे हमें पता है ड्यूरेशन 1 है। 2 to 4 जो है इसकी ड्यूरेशन 3 हो जाएगी। और 4 to 5 जो है, 4 to 5 यहाँ पे है, इसकी ड्यूरेशन 7 हो जाएगी। और 5 to 7 जो है इसकी ड्यूरेशन 9 हो जाएगी। और 7 to 8 जो है इसकी ड्यूरेशन 10 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + 3 + 7 + 9 + 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, अब 1 to 2 + 2 to 3, अब यहाँ पे 1 to 2 हमें पता है कि 1 है और 2 से 3 जो है इसकी ड्यूरेशन 2 हो जाएगी। 3 to 5 जो है इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे 3 to 5 आ जाएगी 5। और 5 to 7 जो है इसकी ड्यूरेशन 9 आ जाएगी। 7 to 8 जो है इसकी ड्यूरेशन 10 आ जाएगी। फिर उसके बाद 1 से 2 जो है इसकी ड्यूरेशन 1 होगी। 2 to 4 जो है यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन 3 होगी। 4 to 6 जो है इसकी ड्यूरेशन 6 हो जाएगी। और 6 to 7 जो है इसकी ड्यूरेशन 8 होगी। और 7 to 8 आ गया हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगी वैल्यूज 1 + 2 + 5 + 9 + 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 26। फिर ये आ जाएगा 1 + 3 + 6 + 8 + 10 इज इक्वल्स टू 28। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ जो होगा क्रिटिकल ड्यूरेशन के हिसाब से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगी 30। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो अगर आपको जल्दी जल्दी ये सॉल्व करना है, इतना टाइम नहीं कंज्यूम, ये टाइम कंज्यूम करने वाला है क्वेश्चन, तो आपको जल्दी करना है सॉल्व। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी है वो हर जगह है। ठीक है, तो अगर इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा होती, यहाँ पे तो वैसे ही 1 1 है, और यहाँ पे भी लास्ट वाली एक्टिविटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। इनको अगर आप हटा देते, सारे ऑप्शंस में ये शुरू वाली और लास्ट वाली होगी, तो इनको आप हटा के बाकियों को ऐड करोगे तो भी सम जो मैक्सिमम आएगा वही वाला क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्रिटिकल पाथ बताना है। आपको यहाँ पे क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन अगर पूछी गई हो तो आपको सारा ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ड्यूरेशन नहीं पूछी है, सिर्फ पाथ बताना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद आता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। ये दोनों के दोनों इवेंट टाइम्स है। और ऐसे सेम टू सेम जो इवेंट टाइम्स होते हैं, जैसे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होगा जिसे हम अर्लीस्ट इवेंट टाइम बोलते हैं सीपीएम में। ठीक है, और लेटेस्ट अलाउएबल टाइम अकरेंस जो टाइम है वो भी होता है सीपीएम में। ठीक है, दोनों के दोनों सेम टू सेम होते हैं, इनके फॉर्मूलास भी बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में ही यूज करे जाते हैं। अब यहाँ पे जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है ये हो जाएगा अर्लीस्ट टाइम बाय विच एन इवेंट कैन अकर।
अब एक एक्टिविटी के अंदर दो इवेंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग इवेंट और एक फिनिशिंग इवेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग इवेंट के लिए हो जाएगा अर्लीस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट, मतलब जल्द से जल्द एक एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है, और दूसरे वाले फाइनल नोड के लिए हो जाएगा जल्द से जल्द एक एक्टिविटी कब फिनिश हो सकती है। ठीक है, तो ये टाइम हो जाएगा जल्द से जल्द एक एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है और ये जल्द से जल्द कब फिनिश हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला है यहाँ पे, मतलब कि हमारे पास जो फाइनल वाला इवेंट है ना उसके लिए हमें कैलकुलेट करना। अब ये वाली एक्टिविटी, सपोज यही एक एक्टिविटी हमें करनी है, तो इसका इनिशियल इवेंट टाइम जो है वो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि जल्द से जल्द ये 0 टाइम में स्टार्ट हो सकती है। अब इसकी ड्यूरेशन सपोज हमारे पास 2 डेज है, तो इसकी फिनिशिंग टाइम क्या होगा, जल्द से जल्द ये कब खत्म हो सकती है, कि ये जो जल्द से जल्द हमारी स्टार्ट होने का टाइम था, इसमें जब हम ड्यूरेशन ऐड करेंगे ये हो जाएगी फाइनल इवेंट, यानी कि जे इवेंट के लिए हमारे पास अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, इस इन दोनों का सम हो जाएगा, 0 + 2 = 2। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों का सम हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि ये जो फाइनल नोड होता है ना, इस पे दो एरोज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एरोज में से हमें दो टाइम्स मिल रहे होते हैं। कई बार दोनों ही सेम टाइम होंगे, कई बार एक टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, दूसरे वाले की कम होगी। तो हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ना हमारे पास, हमें वो वाली चूज करनी है, और वो हमारा फाइनल इवेंट, फाइनल नोड जो होगा ना उसका टाइम होगा, या फाइनल इवेंट का टाइम होगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, इसके बाद आता है लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। अब लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिससे हमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो होगी ना, या फिर उसका शेड्यूल टाइम होगा, वो डिले नहीं होना चाहिए, ऐसा टाइम। ठीक है, अब ये लेटेस्ट टाइम मतलब कि आप यहाँ पे देखो, ये एक इवेंट है, स्टार्टिंग इवेंट, और ये एक फिनिशिंग इवेंट है। मतलब ये कितना लेट एक एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, कि उसके बाद भी, उतना लेट स्टार्ट होने के बाद भी हमारा जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम है, उस टाइम पे हमारी ये एक्टिविटी फिनिश हो जाए, या हमारा ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए। ठीक है, तो कितना डिले करा जा सकता है इसकी स्टार्टिंग में या इसकी फिनिशिंग में, तो वो हो जाएगा हमारा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। अब इसकी जो हमें इसे कैलकुलेट करा जाता है ना, ये हम बैकवर्ड पास में कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम था इस वाले इवेंट का, यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनल इवेंट का, वो था हमारे पास 0 + 2, ये था 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 था, तो हमें लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम इस फाइनल इवेंट का यही वाला 2 ले लेना है, जो हमारे पास पहले से था। ठीक है, ये पीछे से हमें स्टार्ट करना, और पीछे की तरफ आगे की तरफ हमें जाना है। अब यहाँ पे अगर शेड्यूल कंप्लीशन टाइम सपोज 3 दिया होता, तो हम इसे 3 लेते। अगर नहीं दिया होगा तो हम यही वाला ले लेंगे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा वही ले लेंगे। ठीक है, सपोज हमें यहाँ पे शेड्यूल कंप्लीशन टाइम TS = 3 दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टाइम होगा ये हमें मिल गया है लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम फाइनल वाले इवेंट का। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है ड्यूरेशन, तो हमें मिल जाएगा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम इसके लिए, इनिशियल इवेंट के लिए, ये हो जाएगा 3 - 2, यानी कि ये हो गया 1। अब अगर इसी में सेम ऐसे होता कि जैसे हमने एरोस की बात करी, अगर इसकी टेल जो है, इस एरो की टेल 2 आ रही होती है इसकी तरफ, तो हम क्या करते, हमें 2 टाइम्स मिल रहे होते, जिसके लिए हम मिनिमम वाली वैल्यू चूज करते। अब हमने इवेंट टाइम्स देख लिए, अब हम देखेंगे स्लेक। स्लेक क्या होता है, स्लेक सिंपली होता है डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम और लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। एक इवेंट के लिए लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम जो होगा, उसी में से हम अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जब हम माइनस कर देंगे, तो हमें स्लेक मिल जाएगा सिंपली। सपोज देखो, हमारे पास ये एक एक्टिविटी थी ना ए, और यहाँ पे ये इसका इनिशियल इवेंट था, और ये जे फाइनल इवेंट था। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास ये आ गया लेट अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, और ये आ गया लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। यहाँ पे ये आया था हमारे पास, यहाँ पे ये 2 था, शेड्यूल कंप्लीशन टाइम के हिसाब से ये बन गया था 3। अब इसमें फाइनल इवेंट के लिए हमारा लेटेस्ट अलाउएबल ये स्लेक हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2 = 1। ये हमारा स्लेक हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब ये दोनों इस नोड्स के लिए, दोनों इवेंट्स के लिए अलग से सेपरेटली निकाला जाएगा। यहाँ पे आ रहा था, ये आ रहा था 0, ये 0, और लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम क्या था, 3 - 2, यानी कि ये 1 था। तो यहाँ पे भी स्लेक हो जाएगा 1 - 0, यानी कि 1।
ठीक है। इसी तरीके से हम हर एक नोड के लिए सेपरेटली इसको निकालते हैं। पूरे नेटवर्क में आपको हर एक नोड के लिए जब आपने निकाल लिए होंगे एक्सपेक्टेड टाइम्स, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया होगा, सारे के सारे नोड एक पूरे हमारे पास नेटवर्क जो होगा उसका, और पूरे हमारे पास नेक्स्ट वाले नेटवर्क में से हम नेक्स्ट जब हम लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम भी निकाल लेंगे पूरा का पूरा, उसके बाद हमें स्लेक निकालना है अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, अब ये डिफरेंस डिनोट क्या करता है, ये डिफरेंस बताता है दो एक्टिविटीज के लिए जो डिफरेंस होता है, ये बताता है रेंज बिटवीन विच द अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट कैन वेरी। मतलब ये जो टाइम है मतलब कि स्टार्टिंग और फिनिशिंग जो है एक इवेंट की, वो कितनी वेरी करी जा सकती है। स्टार्टिंग जो है, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग इवेंट है, उसको कितना हम डिले कर सकते हैं स्टार्टिंग को, या फिर अगर हमारा फिनिशिंग वाला इवेंट है तो हम फिनिशिंग को कितना डिले कर सकते हैं या कितना जल्दी कर सकते हैं, ये भी बताता, मतलब इसकी रेंज हमें बताता है स्लेक, ठीक है। सिंपली रेंज बताएगा। अब पॉजिटिव स्लेक, जीरो स्लेक और नेगेटिव स्लेक, तीन टाइप के स्लेक्स होते हैं। और पॉजिटिव स्लेक जो है वो हमें क्या बताता है, हमने सपोज स्लेक निकाला, और स्लेक की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब टी एल ग्रेटर देन टी ई होगा, है ना, लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम, अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो होगा उससे जो है वो बड़ा होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये जब इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि हम अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं, मतलब हमारे पास ठीक ठाक टाइम है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेस रिसोर्सेस है, टाइम भी एक रिसोर्स है, तो मतलब हमारे पास एक्सेस रिसोर्स है, इसलिए हम अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं। और जीरो स्लेक मतलब कि ये दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, तभी ये जीरो होगा। जीरो स्लेक बताता है कि जो शेड्यूल है ना, हम ऑन शेड्यूल चल रहे हैं, बिल्कुल हम शेड्यूल पे चल रहे हैं, ना हमारे पास एक्सेस रिसोर्सेज है, ना ही हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कम भी नहीं, मतलब हम बिल्कुल शेड्यूल पे चल रहे हैं, हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है, ठीक है। इसके बाद आता है नेगेटिव स्लेक। नेगेटिव स्लेक इंडिकेट करता है कि हमारा जो शेड्यूल है वो डिले हो रखा है। हमारा नेगेटिव स्लेक इज ऑब्टेन व्हेन द शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन इज लेस देन टीई, मतलब यहाँ पे शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन जो है, जिसको हम ये लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम भी बोल सकते हैं, मतलब ये फाइनल वाले इवेंट के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए हमारा जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम या लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम जो है वो, इसका मतलब ये है कि वो कम है, उसकी वैल्यू कम है। इसका मतलब हमारे पास जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम था उस पे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एक्टिविटीज को, हम बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हैं, हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ इज द वन विच कनेक्ट्स द इवेंट हैविंग जीरो या फिर मिनिमम स्लेक। अब एक नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जिसमें जीरो या फिर मिनिमम स्लेक होगा। जिस नेटवर्क में जीरो और मिनिमम स्लेक होगा, जिस वाले पाथ में, उसको बोला जाएगा क्रिटिकल पाथ, उस नेटवर्क का क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ को कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके ऊपर ध्यान क्यों दिया जाता है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ बताता है कि अगर हम इसकी जो हमारे पास इसके क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटीज है, इनको हम डिले करेंगे तो इसका जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम होगा ना प्रोजेक्ट का, वो भी डिले हो सकता है। अभी अभी हमने देखा कि क्रिटिकल पाथ जो है वो हम स्लेक की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला नेटवर्क जो है इसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले अर्लीस्ट इवेंट टाइम्स निकालेंगे, फिर लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्लेक, और फिर हमें उससे पता चलेगा क्रिटिकल पाथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले नोड का ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब ये सेकेंड इवेंट जो है इसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो जाएगा 0+4 यानी कि 4। यहाँ पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो जाएगा 4+7, कितना हो गया ये 11, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो कि हो जाएगा 4+3, ये आ गया 7। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट इवेंट है ना, ये इन दोनों इवेंट्स पे दो नोड्स है, इसका मतलब हम दोनों नोड्स के लिए अलग से जो है कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा हमारा अर्लीस्ट इवेंट टाइम होगा। ये हो जाएगा 11+2 यानी कि ये आ गया 13, और यहाँ वाले पाथ में से ये 7 आ रहा है,
तो हम इन दोनों में से मैक्सिमम वाली वैल्यू लेंगे, तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो गया हमारा 13। यहाँ पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो जाएगा, जो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से 11 आ रही है, क्योंकि डमी एक्टिविटी की कोई ड्यूरेशन नहीं होती है, ठीक है। डमी एक्टिविटी जो है वो नेटवर्क को लॉजिक मेंटेन करने के लिए होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11, यहाँ से आ रहा है 11 और इस पाथ में से आ रहा है 7 + 3 यानी कि 10। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 11 है, तो हम 11 लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अर्लीस्ट इवेंट टाइम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगी अर्लीस्ट इवेंट टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ से 13 + 3 ये हो जाएगा 16, ठीक है। एक हो गई 16 हमारे पास वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 11 + 6 यानी कि 17। तो मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे ये 17 आ जाएगी। अब इस फाइनल इवेंट के लिए जो हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो जाएगा वो 17 + 7 हो जाएगा, जो कि 24 आ जाएगा। अब यही हमारा शेड्यूल कंप्लीशन टाइम नहीं दिया है, तो यही हमारा हो जाएगा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम फाइनल इवेंट के लिए। ये आ गया 24, और यहाँ पे भी हम 24 - 7 करेंगे डायरेक्टली, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17, ठीक है। ये हो गया। अब हम पीछे की तरफ डायरेक्टली चलते जाएंगे और हमारा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम हर किसी इवेंट के लिए निकालते जाएंगे। ये आ जाएगा 17 - 3, क्योंकि सिर्फ एक ही इसकी तरफ जो है टेल है, तो ये आ जाएगा 17 - 3 यानी कि 14, और यहाँ पे आ जाएगा ये 17 - 6 यानी कि 11, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो दो टेल्स हैं हमारे पास, तो हमें ध्यान रखना है। ये आ जाएगी 11 यहाँ पे, इसके लिए आ जाएगी वैल्यू 11, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है डमी एक्टिविटी के लिए। एक तो हमारे पास 11 वैल्यू आ रही है, और दूसरी वैल्यू यहाँ से 14 - 2 यानी कि 12 वैल्यू आ रही है, और मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ आ जा रही है, दो टेल्स है यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ से आएगी 11 - 3 वैल्यू, जो कि हो जाएगी लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम हो जाएगा 11 - 3 यानी कि ये आ जाएगा 8, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये है 14, मतलब मिनिमम वाली वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले इवेंट पे हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 - 3, और ये हो जाएगा 5 वैल्यू, और यहाँ पे 11 - 7 यानी कि 4, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 4, और उसके बाद स्टार्टिंग वाले इवेंट के लिए लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम आ जाएगा 4 - 4 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सारे एक्टिविटी टाइम्स आ चुके हैं, अब हमें डायरेक्टली स्लेक निकालना है, ठीक है। हर किसी के लिए स्लेक निकालना है, सारे इवेंट टाइम्स हमारे पास है, तो हम निकालेंगे स्लेक। हर किसी इवेंट के लिए हम स्लेक निकालेंगे। यहाँ पे 24 है और ये भी 24 है, ये अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, और यहाँ पे लेटेस्ट अलाउएबल टाइम अकरेंस टाइम है, ठीक है। तो हमें लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम में से अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 - 24, ये आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 - 17 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 0, 11 - 11 0, यहाँ पे आएगा स्लेक 14 - 13, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 11 - 11, यहाँ पे ये आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा स्लेक इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 - 7 1 आ गया, यहाँ पे स्लेक इज इक्वल्स टू 0 आ गया, यहाँ पे स्लेक इज इक्वल्स टू 0 - 0, ये भी 0 हो गया। अब हम देखेंगे जहां पे भी स्लेक 0 है वो वाला पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो अगर हम देखें ये वाले जो दोनों इवेंट्स है, ये हमें वो वाले इवेंट्स को कनेक्ट करते जाना है जिसका स्लेक 0 है। यहाँ पे ये जो इवेंट है इसका स्लेक 0 है, ये हम कनेक्ट करेंगे। अब इन दोनों में से ये वाला जो इवेंट है इसका स्लेक 0 है, तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया। मिनिमम स्लेक जिसका होगा, ठीक है, 0 भी हो सकता है, या मिनिमम स्लेक जो होगा उसको हमें कनेक्ट करना है। अब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास दो पाथ है। ये वाले स्लेक का जो हमारे पास स्लेक है इसकी कुछ वैल्यू मतलब ये 1 है और ये 0 है, तो 0 वाले के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसे हमने कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमें आगे का देखना है। अब हमारे पास एक ही यहाँ पे पाथ है तो हमें इससे कनेक्ट कर दिया। अब हम आगे देखेंगे, अब भी हमारे पास एक ही पाथ है, तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ, यानी कि 1 2 और 3 और 5 7 और 8, ये हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ।
हमारे पास है क्रिटिकल पाथ का तीसरा मेथड। हम दो मेथड से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम एक तीसरे मेथड से क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे, जो कि सीपीएम का मेथड है। सीपीएम के मेथड है और सीपीएम में फ्लोट का कॉन्सेप्ट है। फ्लोट के कॉन्सेप्ट से हम क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं ये हम जानेंगे। फ्लोट को हम अच्छे से समझ चुके हैं कि फ्लोट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। अभी मैं टोटल फ्लोट अभी के लिए आपको यहाँ पे समझा देती हूँ और आपको टोटल फ्लोट की हेल्प से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टोटल फ्लोट क्या होता है, जैसे हमारे पास स्लेक का कॉन्सेप्ट होता है ना कि पॉजिटिव स्लेक, नेगेटिव स्लेक, जीरो स्लेक, वैसे ही सेम टू सेम टोटल फ्लोट का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे टोटल फ्लोट, पहले इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से समझते हैं। टोटल फ्लोट क्या होता है कि एक इतना टाइम, टोटल फ्लोट को हम सिंपली फ्लोट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम, एक ऐसी रेंज, एक ऐसी रेंज जिस रेंज से हम स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एक्टिविटी जो है उसको हम डिले कर सकते हैं, वो रेंज क्या है, ठीक है। मतलब अगर एक हमारे पास ये स्टार्टिंग इवेंट है ना, अब इसको हम स्टार्ट कितना डिले कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग को, या इसको हम कितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी एक रेंज होती है कि इतना जल्दी आपको स्टार्ट करना है, बिल्कुल मिनिमम जो उसका टाइम होगा स्टार्टिंग का, बिल्कुल इनिशियल टाइम, और बिल्कुल एक ऐसा टाइम होगा जिसपे आपको शुरू करना ही करना है, ठीक है। मतलब एक रेंज होगी पर्टिकुलरली, हम बहुत आराम से लेट भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जल्द से जल्द भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो रेंज है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है टोटल फ्लोट में। जो कैसे हमें पता चलती है, हम क्या करते हैं, एक इवेंट को हम कितना लेट से लेट स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक्टिविटी जो है, सपोज ये हमारे पास ये एक एक्टिविटी है, हम इसको अभी के लिए इस एक्टिविटी को ध्यान में लेके चलेंगे, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी है ना, जो इसका लेट से लेट कंप्लीशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, ठीक है। इसका जो लेट से लेट कंप्लीशन टाइम है, लेट से लेट ये इस टाइम पे खत्म हो सकती है, ठीक है, ये हो जाएगा TLJ, ठीक है। और ये जल्द से जल्द स्टार्ट किस टाइम पे हो सकती है, ये स्टार्ट हो सकती है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, जो हमारा इनिशियल इवेंट का है, जल्द से जल्द इसको इस टाइम पे स्टार्ट होना है। और अगर इसको लेट से लेट खत्म होना, बिल्कुल लास्ट इसका जो टाइम होगा ना, वो हो जाएगा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम फाइनल इवेंट का, ठीक है। तो ये हो जाएगी, मतलब ये पूरी रेंज है, जितना टाइम इस एक्टिविटी के पास पूरा खुला जितना टाइम है ना, ये पूरा टाइम है। अब ये इसके पास जो टाइम है इसमें कुछ एक्सेस टाइम है, मतलब इसकी ड्यूरेशन के अलावा कुछ एक्सेस टाइम हो सकता है। यहाँ इस एक्टिविटी में आपको दिख रहा होगा कि ये 4 है और ये भी 4 है, बट ऐसा नहीं है, हर एक एक्टिविटी के केस में सेम नहीं होगा। कई बार क्या होगा कि ये वाला टाइम जो होगा वो एक्सेस होगा, मतलब इस ड्यूरेशन से, इस वाली ड्यूरेशन से जिसको हम TIJ से डिनोट करते हैं ना, ये वाला टाइम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, मतलब कुछ एक्सेस टाइम होगा, जो ड्यूरेशन के अलावा जो एक्सेस टाइम होगा ना इस एक्टिविटी के पास, उसी को हम बोलेंगे टोटल फ्लोट, और उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम पूरे नेटवर्क का टोटल फ्लोट निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल फ्लोट मिनिमम जो होगा। अब टोटल फ्लोट के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल फ्लोट जो है वो 0 भी हो सकता है, और टोटल फ्लोट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सेम वे में जैसे हमने स्लेक में देखा था। अगर ये पॉजिटिव होगा मतलब कि हमारे पास एक्सेस रिसोर्सेस है, अगर ये 0 होगा मतलब कि रिसोर्सेज जो है हम ऑन शेड्यूल है और हमारे पास रिसोर्सेज उतने हैं जितने हमें चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव है मतलब कि हम बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हैं और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे नेटवर्क का टोटल फ्लोट निकालना है, ठीक है। अब जो टोटल फ्लोट है, अब सीपीएम जो है वो एक्टिविटी टाइम्स पे बेस्ड होता है, तो टोटल फ्लोट एक एक्टिविटी का निकाला जाएगा, एक पूरी एक्टिविटी का। ए एक्टिविटी जो होगी इसका टोटल फ्लोट अलग से निकलेगा, फिर बी एक्टिविटी का निकलेगा, इस तरीके से पूरी एक्टिविटीज का टोटल फ्लोट निकलेगा। फिर उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, इस टोटल फ्लोट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल पाथ। अब हम हर एक एक्टिविटी का टोटल फ्लोट निकालते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ए एक्टिविटी के लिए हमारा ये वाला टाइम, यानी कि ये टाइम जो हमने लिखा हुआ है ये आ जाएगा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम फाइनल इवेंट के लिए, वो हो जाएगा 4, माइनस इनिशियल इवेंट के लिए अर्लीस्ट इवेंट टाइम, वो हो जाएगा 0। इसमें से माइनस करनी है हमें ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है 4, इसका मतलब टोटल फ्लोट यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल फ्लोट 0 है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी एक्टिविटी।
बी एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट रिलायबल अकरेंस टाइम है 4 इसके फाइनल इवेंट का, और इनिशियल इवेंट का अर्लीस्ट इवेंट टाइम है 4। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे, हमारे पास इसका ड्यूरेशन जो होगा 7, मतलब यहाँ पे 11 माइनस 4 यानी कि हो गया हमारे पास 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सी एक्टिविटी जो है, इसका लेटेस्ट रिलायबल अकरेंस टाइम फाइनल इवेंट के लिए ये आ जाएगा 8 माइनस यहाँ पे इनिशियल इवेंट जो है इसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम आ गया 4, इसमें से हम माइनस करेंगे ड्यूरेशन 3, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 3, यहाँ पे आ गया टोटल फ्लोट 1। फिर उसके बाद आ गया सी और डी इवेंट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आ गया लेटेस्ट रिलायबल अकरेंस टाइम 14 फाइनल इवेंट का, फिर इनिशियल इवेंट का अर्लीस्ट इवेंट टाइम आ गया 11, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ड्यूरेशन, तो ये आ जाएगा ये 3, यहाँ पे 14 माइनस 11 3 माइनस 2 यानी कि आ गया 1। फिर उसके बाद ई इवेंट के लिए हमारे पास आ जाएगा अर्लीस्ट, इसका लेटेस्ट रिलायबल अकरेंस टाइम है फाइनल नोड का 11 माइनस हमारे पास इनिशियल इवेंट टाइम, अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो है इनिशियल इवेंट का ये आ जाएगा 7 माइनस ड्यूरेशन 3 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास 314, 4 माइनस 3 यानी कि 1। ठीक है, फिर उसके बाद एफ इवेंट जो है, एफ एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटीज है। ठीक है, एफ एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट लेटेस्ट रिलायबल अकरेंस टाइम आ गया 7 फाइनल इवेंट के लिए, और इनिशियल इवेंट के लिए आ जाएगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम 11 माइनस यहाँ पे ड्यूरेशन 6 है। ठीक है, तो 7 माइनस 11 6 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया। फिर उसके बाद एफ और यहाँ पे जी भी है। ठीक है, तो ये जी के लिए हो जाएगा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम यहाँ पे 17, और इसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो इसके इनिशियल नोड के लिए हमें देखना है ये आ जाएगा 13, इसमें से माइनस करेंगे हम ड्यूरेशन जो कि हो जाएगी 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 3 यानी कि 1। फिर उसके बाद हमारे पास एच जो एक्टिविटी है, इसका लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम फाइनल नोड के लिए हो गया 24 माइनस 17, और इसमें से हम इनिशियल इवेंट टाइम इसमें से ड्यूरेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगी 3, इसकी ड्यूरेशन 7 है। ठीक है, ये आ जाएगी 7 ड्यूरेशन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 24 माइनस 17 यानी कि 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया 0। अब हमें देखना है मिनिमम, जो जिस एक्टिविटी का मिनिमम हमारे पास टोटल फ्लोट होगा ना, उन एक्टिविटीज को हम कनेक्ट करते जाएंगे। ए एक्टिविटी के लिए हमारे पास 0 है, 0 या फिर मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0, और अब हम बी एक्टिविटी देखें तो बी का भी 0 है, सी का हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये वाला हो गया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है डी और या फिर ये। ठीक है, अब डी जो है, अब डी का क्या है, डी का 1 है, इसका मतलब यहाँ पे हम डमी एक्टिविटी जो होगी इसी को लेके चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे एफ जो एक्टिविटी है, इसका भी फ्लोट जो है ये 0 है। फिर उसके बाद एच एक्टिविटी का फ्लोट 0 है, इसका मतलब हमारा ये क्रिटिकल पाथ हो गया, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था, यही क्रिटिकल पाथ था।